तो हेलो दोस्तों, एंड आज हम फिर से आ गए हैं चैप्टर 5 को कंप्लीट करने, एंड ये हमारा पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि हम कंसंट्रेशन को किस किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम इस थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक सलाइन ड्रिप जो कि हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम परसेंट होती है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे 0.9 ही क्यों रखते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं रखते, ये भी हम अभी बात करेंगे। अब आप सलाइन देख रहे हो, तो सलाइन से आप सुनते हो गए कि है ना, जो सी वाटर है वो सलाइन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है। तो ये सलाइन ड्रिप भी सॉल्ट से ही बनी होती है। इसके अंदर 0.9% सॉल्ट होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 0.9% सॉल्ट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, सलाइन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। 0.9% ही सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सेफ़ होता है ब्लड के लिए, और जो रिप्लेस करता है जो लॉस्ट फ्लूइड्स होते हैं, जैसे अगर किसी को ग्लूकोज चाहिए, जो भी जिस भी चीज़ की कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए बॉडी में इसे यूज़ करते हैं। अब फटाफट से आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया था। ये पॉज एंड पॉन्डर्स के क्वेश्चन हम चैप्टर के बाद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं अपने 2.5.2.3 के ऊपर, जो कि क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें मेन बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जो किसी भी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि हम बोले 100 ml वाटर, 100 ग्राम जो भी है, तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, उसे उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, है एक गिवन टेम्परेचर पर। जैसे कि वाटर है, वो मान लो 100 ग्राम्स सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकता है 50 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे। ऐसे ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की। एक सॉल्यूशन जो कि किसी और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता है अपने अंदर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी जहाँ तक होती है उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता है, उस ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या आपने सोचा कि हम क्यों जो है हम टेम्परेचर को मेंशन करना है, क्यों जो इस चीज़ में टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी सॉलिड सॉल्यूट्स के, लिक्विड सॉल्वेंट जब होती है, वो जब अपना सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ लिक्विड सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट अगर ये केस दूसरा है, अगर गैस जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट होता है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के साथ, पर गैसेस जो होती है जो लिक्विड में डिज़ोल्व है वो डिक्रीज़, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करने के लिए हेल्प में आती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी एक एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ग्राफ जिसकी एक्स एक्सिस पे तो हमें क्या दिख रहा है, टेम्परेचर, एंड वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, तो अब हमें इस ग्राफ में देखना क्या है, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स दे रखे हैं ए एंड बी एज सॉल्यूट। अब देखो, हर जो सब्सटेंस है उसकी अलग सॉल्युबिलिटी है। उन कंपाउंड के अंदर जो हर सब्सटेंस है उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे हाईलाइट कर लेना कि अ ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तो सॉल्युबिलिटी कर्व यहाँ पे जो ए और बी के लिए दे रखा है एज सॉल्यूट गिवन इन फिगर 5.6। तो एक्स एक्सिस जो है वो दिखाती है टेम्परेचर, वही वाई एक्सिस जो है वो दिखाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, ऑफ वाटर। तो अब इससे रिलेटेड ही नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ग्राफ को एनालाइज करके क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, तो इनको अच्छे से मार्क कर लेना। अब solubility of compound A in water at 20 degree Celsius is less than, more than or similar to its solubility at 60 degree Celsius। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये ज़्यादा है तो इसकी इंक्रीज़ होएगी क्योंकि सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, गैस भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है, बट हम इसको सॉलिड मान के चलते हैं। कंपाउंड्स है ना, तो उनको सॉलिड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये है कंपाउंड ए और ये है 20 डिग्री पे टेम्परेचर और ये है 60 डिग्री पे टेम्परेचर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। देखो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो 20 डिग्री पे क्या था, लेस था, तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, लेस देन, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेस देन होगी, मोर देन होगी या सिमिलर टू होगी, सॉल्युबिलिटी है 60 डिग्री। तो ये भी सेम है हमारा कि ये जो है हमारी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस देन होगी 60 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लेस देन। और फिर ये थर्ड वाले का क्वेश्चन आप मुझे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए और बी इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड बी ए और बी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या आएगा ब्लैंक्स में, आप कमेंट में मुझे आंसर करोगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हम क्या देखने वाले हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स का सेपरेशन कैसे होता है। अभी तक हमने सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में जाना है कि मिक्सचर होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनके बारे में जाना है, पर हम अपनी सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में भी जानेंगे। तो हमारी फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक जो होती है, जो रखी है इसमें, वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब देखते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है।
तो a crystal is solid that is made up of particles arranged in regular geometric pattern. तो एक क्रिस्टल सॉलिड होता है जो कि बना होता है उन पार्टिकल्स से जिन्हें हम रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न के अंदर अरेंज करके रखते हैं. तो जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टल्स को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू जब हम क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ये मेथड सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स में भी यूज़ हो सकता है, जिसमें एक कंपाउंड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हो और दोनों सॉल्यूबल हो सेम सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है. ओके, तो ये जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में भी यूज़ किया जा सकता है. पर प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है बताता है कि कैसे जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो रहे हैं. तो ये उस पर बेस्ड है. हम आगे चलते हैं. तो इसमें एक नोट दे रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओनली सम सॉल्ट्स. कुछ सॉल्ट्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर. अब हम आते हैं हमारी एक और एक्टिविटी है लेट अस प्रिपेयर पे. तो ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 5.3 वो बेसिकली हमें बताती है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ हुए. जैसे फर्स्ट स्टेप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, फिर फिल्टरिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसको पहले हमने हीट किया एंड देन उसे फिल्टर किया, फिर उसे कूल डाउन किया एंड देन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हमने निकाले बाहर. एंड अब हम देखते हैं कि इसकी क्या हमने ऑब्जर्वेशन की. तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टलाइजेशन एक कॉमन टेक्निक है सेपरेशन की, जिससे कि हम प्योर सब्सटेंसेस जैसे क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर से. When new compounds are prepared, they are often accompanied by अनवांटेड इम्प्योरिटीज़. जब न्यू कंपाउंड्स बनते हैं ना तो वो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ के साथ मिल जाते हैं. तो जो ये क्रिस्टलाइजेशन वो है वो हेल्प करता है उन इम्प्योरिटीज़ को प्योर सब्सटेंस वैसे सेपरेट करने में. अब थिंक एज अ साइंटिस्ट, देखते हैं क्या है. ओके, तो इसमें देखा है कि अगर एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कूल करते हैं हम रैपिडली आइस कोल्ड वाटर में, स्मॉल और लेस वेल फॉर्म क्रिस्टल्स जो हैं वो बनेंगे अगर ये कूल होएगा धीरे धीरे रूम टेम्परेचर के ऊपर. अब पॉज एंड पॉन्डर ये भी हम चैप्टर के बाद करेंगे. अब यहाँ पे एक्टिविटी 5.4 के अंदर हमें ये स्टेप्स दे रखे हैं, इनको मार्क कर लो. जब सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तब कैसे होता है
सी वाटर होता है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एंड उसमें से सॉल्ट क्रिस्टल निकाले जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि कैसे सॉल्ट मैन्युफैक्चर होता है। अब हम आ जाते हैं इस पे। तो क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरली भी मिलते हैं। जो बहुत वेल नोन क्रिस्टल है वो क्वार्ट्ज है, बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं मौसवामी केव, सोरा चेरापूंजी के अंदर ये आपको इजीली मिलता है। ओके, तो ये जो केव है इसके अंदर ये जो देख रहे हो आप, ये भी क्रिस्टल है और ये क्या है? क्वार्ट्ज है। तो जो क्रिस्टल्स है वो किसी भी वेरियस लोकेशंस पे मिल सकते, चाहे वो माइंस हो, केव्स हो या फिर अर्थ का क्रस्ट ही ना हो, आपको हर जगह देखने मिल जाएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। ओके, ये तो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक एंशियंट प्रोसेस है, जो कि इंडिया के कोस्टल एरिया की लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो यूज़ करती थी। एक होता है पांगा सॉल्ट जो कि कंसनट्रेटेड सी ब्राइन्स को बॉईल करके आता है, और एक होता है करकट सॉल्ट जो कि सी वाटर को इवेपोरेट करके बनता है। सॉल्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं और ये मेथड्स यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए। अब ये देख लेते हैं ये वाला पैराग्राफ। ओके, तो अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें सॉल्यूट चाहिए होता है तो हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं, और जब हम उस सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें वो सॉल्वेंट भी चाहिए हो, सॉल्यूट तो चाहिए ही हो, उसके साथ साथ सॉल्वेंट भी चाहिए हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब दो लिक्विड्स मिल जाते हैं, टू मिसिबल लिक्विड्स का मतलब हमने क्या देखा था कि दो लिक्विड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन से क्या हमें दोनों लिक्विड्स मिल जाएंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो बोल रहा है हो सकता है तो बताओ कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है ना, मतलब ये तो क्या जो हम ऐसे सेपरेटिंग टेक्निक लें कि हमें दोनों अपने जो मिसिबल लिक्विड्स हैं वो मिल जाए, और हम या फिर हमें सॉल्यूट मिला था तो हमें सॉल्वेंट भी मिल जाए। तो ऐसा हम कौन सा प्रोसेस जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन क्या बला है, तो देखते हैं क्या बला है ये। उससे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम बताता है हमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस, कि कैसे लिक्विड हीटिंग पे वेपर बनता है और वेपर बनने के बाद कूलिंग पे लिक्विड बन जाता है वापस, यानी वो डिस्टिलेट हो जाता है। कैसे होता है अब ये देखते हैं हम। मतलब इस डायग्राम से आपको मेन तो पता चल गया है कि अगर हम एक लिक्विड को हीट करेंगे तो दूसरा लिक्विड, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर बन जाएगा, एंड देन उस वेपराइज वाटर को हम कूल करके वापस लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्टिलेशन हो गया। ये आपको छोटा छोटा पता चल गया। अब हम मेन क्या प्रोसेस होता है इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी एंड एकदम ध्यान से समझना जो मेन होता है। पहले तो इस डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं, ये वाली डेफिनेशन को,
कि a homogeneous mixture of two miscible liquid can be separating by heating the mixture until the liquid of lower boiling point vaporize. The vapor is then cooled, turning back into liquid. This process is known as distillation. रुको अच्छे से मैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर दो मिक्सिबल लिक्विड्स का, उसे हम हीटिंग से सेपरेट कर सकते हैं। उस मिक्सचर को हमें तब तक हीट करना है जब तक एक लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मिक्सचर है वो वेपराइज ना हो जाए, और फिर उस वेपर को कूल करना है जिससे कि वो वापस लिक्विड बन जाए। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या फिर कुछ कहना मुश्किल होता है। तो ऐसे जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं? इनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंट अगर एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप इस मेथड से यूज़ करके कर सकते हो, सॉलिड्स को भी अलग कर सकते हो। बट अगर 25 सेल्सियस से नीचे है तो, और अगर सेम है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रैक्शनल बार पता नहीं फ्रिक्शन निकल रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, बट आज हम डिस्टिलेशन तक ही कवर करने वाले हैं। तो ये मेन ये था। ये डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब आप एक लिक्विड को हीट करोगे, फिर उस वेपर को कूल करोगे, तो आपको वापस लिक्विड मिलेगा। तो ये जो दो लिक्विड आपको मिलेंगे, ये होगा डिस्टिलेशन की प्रोसेस की वजह से। एंड मेन डेफिनेशन मैंने आपको हाईलाइट कराई दी है, दैट a homogeneous mixture of two miscible liquids can be separated by heating a mixture until the liquid with lower boiling point vaporizes. The vapor is then cooled, turning back into liquid. This process is known as distillation. Distillation को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में करते हैं, एंड इसका ये डायग्राम अच्छे से देख लेना एक बार। ये डिस्टिलेशन सेटअप होता है, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। एंड ये बाकी का जितना भी है वो हम बाद में देखेंगे। एंड इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एसीटोन इन वाटर। तो एसीटोन का मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस है ना, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कम है, तो ये जल्दी वेपराइज होगा। एंड इसको हम अदर कंटेनर में कूल करके निकाल लेंगे। तो इससे क्या किया हमने, एसीटोन और वाटर को क्या किया, सेपरेट किया। तो ये था हमारा एक मेजर सेपरेटिंग मेथड। एंड अब हम हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस के बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, पार्ट 3 देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।